Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। गाइज आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से। जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस को अपलोड भी किया हुआ है। आज हम डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के अलावा हाइपोटोनिक आइसोटोनिक ये सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की डेट आ ही चुकी है, एग्ज़ाम को अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो आई होप कि आप लोग अपना रिवीजन अपने टाइम पे डेली रेगुलरली बेसिस पे रिवीजन को करते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूज़न की। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट को, मॉलिक्यूल क्या, सॉल्यूट, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन से अगर लो कंसनट्रेशन के तरफ कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, तो उसको कहते हैं अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसनट्रेशन की तरफ अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो अपनी ही एनर्जी से जो है जो मॉलिक्यूल है या फिर जो सॉल्यूट है वो मूव करता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न का सिंपल सा जो डेफिनेशन वो क्या है कि डिफ्यूज़न एक ऐसा मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का जो कि हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करें या फिर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होते हैं पार्टिकल्स जिनको हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मीन्स होता है वाटर या फिर कोई भी लिक्विड। जैसे कि अगर हमें एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो हम एक पानी लेंगे, सबसे पहले हम पानी लेंगे, पानी मतलब वाटर लेंगे, तो वाटर क्या, वाटर लिक्विड फेज है, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। जब हम उसमें शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर क्या होगा, शुगर जो है वो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सॉल्यूट होता है। और जब जो शुगर को ऐड कर रहे हैं हम सॉल्वेंट में, उसका जो मिक्सचर होगा वो हो जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि पैसिव प्रोसेस क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस क्या होती है। तो पैसिव प्रोसेस, डिफ्यूज़न जो होता है वो पैसिवली होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर एक्टिवली ये प्रोसेस हो रही होती है तो यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़न के थ्रू जो है मूव कर रहे हैं, मतलब डिफ्यूज़ हो रहे हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, वो पैसिव प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और ये मोस्टली लिक्विड और गैसेस में होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट कर रहे हैं। डिफ्यूज़न को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। इस साइन को शो करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स डिफ्यूज़न को अफेक्ट कर रहे हैं? तो कंसंट्रेशन का डिफरेंसेस जो होता है वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न के, मतलब हाई कंसंट्रेशन है तो डिफ्यूज़न किस तरह से हो रहा और लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूज़न किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। उसके बाद बात करें साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो बड़ा है तो डिफ्यूज़न जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होगा। अगर मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो छोटा है तो डिफ्यूज़न जो होगा वो हाई होगा, मतलब फास्ट होगा। इसीलिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न के। बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट मीन्स कि जैसे जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे डिफ्यूज़न जो है वो हाई कंसनट्रेशन में होते हैं, और जहाँ का टेम्परेचर लो हो रहा है तो वहाँ पर डिफ्यूज़न जो है वो लो कंसनट्रेशन में होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि घर पे जो खाना हम बनाते हैं, जो खाना बचा हुआ खाना को क्या करते हैं, फ्रिज में रख दिया जाता है। तो आप खुद देखिए, जब वो खाना गर्म होता है उस टाइम पे वहाँ उस खाने का टेम्परेचर जो होता है, फूड जो होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न क्या होगा, वहाँ पे हाई डिफ्यूज़न हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई तेज़ी से जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसी खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न क्या है वो लो हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न के। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न।
मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो डिफ्यूज़न कम होगा, शॉर्ट डिस्टेंस पे डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। ग्रेटर द डिस्टेंस स्लो डिफ्यूज़न। अब इसी ग्रेट यहाँ पे बोला कि ग्रेट मतलब डिस्टेंस जो है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वैसे स्लो डिफ्यूज़न होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप किचन में कुक कर रहे हैं, तो कुक कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर आप अपने किचन के बगल वाले रूम पे बैठे हुए हैं तो जो स्मेल आएगी, जो खाना पक रहा है उसका जो स्मेल आएगी, जो खाने की खुशबू आएगी, वो बगल वाले रूम में बहुत ही तेज़ी से जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई बाहर घर के बाहर खड़ा है, वहाँ पे बहुत ही कम होगा। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतना ही डिफ्यूज़न स्लो हो रहा है, और जितना डिस्टेंस कम है उतना ही डिफ्यूज़न जो है वो हाई रेट में हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करें। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज अ मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। सो डिफ्यूज़न के बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑस्मोसिस। ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट में और पार्ट सी में, दोनों ही पार्ट में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस जिसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑस्मोसिस का जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जैसे कि डिफ्यूज़न में हमने पढ़ा था कि डिफ्यूज़न में मूवमेंट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, यानी कि सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा था। वहीं यहाँ ऑस्मोसिस में किसका? सॉल्वेंट का डिफ्यूज़न हो रहा है, जिसको हम कहेंगे वाटर का डिफ्यूज़न हो रहा है। कहाँ? ऑस्मोसिस जो एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें वाटर यानी कि सॉल्वेंट का डिफ्यूज़न हो रहा है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। कहाँ से? फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ऐसे कंसंट्रेशन से जहाँ पे सॉल्यूट कम है, टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ऐसे कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। उसके बाद ऑस्मोसिस में एक टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ठीक है, ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर दैट नीड्स टू स्टॉप ऑस्मोसिस, क्योंकि हर टाइम पे तो ऑस्मोसिस होता नहीं रहेगा, तो उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको जो है किया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की एंट्री को पूरी तरह से रोकने के लिए एक क्या कहते हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन जो है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसकी हेल्प से जो है इस प्रेशर को रोका जाता है। ठीक है, ये आप ये देखिए, ये क्या है? ये एक बीकर है, यहाँ पे वाटर है, ये ट्यूब है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू जो है वाटर मतलब बीकर में वाटर इधर उधर मूव कर रहा है। उसके बाद ये वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई हो गया है, तो ये वाटर के कंसंट्रेशन को रोकने के लिए इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर किया जाता है, जिसके थ्रू जो है वाटर के मूवमेंट को रोका जाए। तो वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सिंपली ये क्या है? दैट प्रेशर नीड्स टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हमने टर्म पढ़ा डिफ्यूज़न, उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ेंगे टोनिसिटी। टोनिसिटी जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। टोनिसिटी में हम 3 टाइप्स भी पढ़ेंगे, जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें टोनिसिटी की क्या है, तो टोनिसिटी डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल बाय इफेक्टिव ऑस्मोसिस। टोनिसिटी ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो सॉल्यूशन है, यानी कि सेल है, किसी सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसे सेल की वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, उसके ऑस्मोसिस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये टोनिसिटी जो है डिस्क्राइब करती है। और सॉल्यूशंस टोनिसिटी ऑफन डायरेक्टली कोरिलेट्स विद द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, ऑस्मोलैरिटी का जो है ये इससे को रिलेट करता है। टोनिसिटी जो है डायरेक्टली जो है को रिलेट करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन से। ऑस्मोलैरिटी क्या है? डिस्क्राइब्स द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो भी तीनों टर्म्स है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया कि सॉल्यूट मीन्स कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमें एक शुगर कोई भी सॉल्यूशन बनाना है। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, हम मिक्स करते हैं। तो सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ही मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट ऐसा, सॉल्वेंट को कह सकते हैं ये लिक्विड फेज में होता है, यानी कि ये वाटर होता है। वहीं जो सॉल्यूट होते हैं कोई भी पार्टिकल्स होते हैं या जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सॉल्यूट कहते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑस्मोलैरिटी जो है को रिलेट करती है। ऑस्मोलैरिटी डिस्क्राइब करती है टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूट क्या है, ऑस्मोलैरिटी है। सॉल्यूशन में अगर ऑस्मोलैरिटी का कंसंट्रेशन लो होगा तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई होंगे। और अगर ऑस्मोलैरिटी जैसे कि किसी भी, अगर हम बात करें, हमने क्या कहा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जो है वो है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, और अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करें तो उस सॉल्यूशन में अगर ऑस्मोलैरिटी जो है वो लो होगी, क्यों, ऑस्मोलैरिटी क्या है, ऑस्मोलैरिटी तो सॉल्यूट है। अगर एक सॉल्यूशन में ऑस्मोलैरिटी लो होती है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हाई होंगे। और अगर उस सॉल्यूशन में ऑस्मोलैरिटी जो है वो हाई होती है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लो होंगे। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट हाई है या सॉल्यूट हाई है, इसी को यही जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्यूट का हायर होना, हायर कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन किस तरह से जो सेल है उसको अफेक्ट कर रहा है, यही जो है टोनिसिटी उसी को डिस्क्राइब करता है। अब बात करते हैं टोनिसिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टोनिसिटी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। 3 टाइप्स की टोनिसिटी जो है वो होती है, जो हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले बात करें हाइपरटोनिक की, बात करें कि हाइपरटोनिक क्या होता है। अ सॉल्यूशन विद अ हायर सॉल्यूट कंटेंट देन अ सेल और अनदर सॉल्यूशन इज रिफर्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसका, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, अब जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैव लो वाटर पोटेंशियल देन सेल। अभी मैंने बताया कि अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है तो वहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जहाँ का वाटर पोटेंशियल जो है वो लो है सेल से। ठीक है, इसको कैसे डिस्क्राइब करना अभी डायग्राम के थ्रू भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, ये एक बीकर को लिया गया, इसमें एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने यहाँ पे नोट किया ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो मैंने ब्लू से दिखाया ये सॉल्यूट है, यानी कि ये पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। वहीं रेड से सॉल्वेंट है और ये सेल है। ये क्या है, सेल। अब हमें क्या पढ़ना था कि कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन जो है वो सेल को अफेक्ट कर रहा है, क्या उसमें ऑस्मोसिस में उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सेल में क्या हो रहा है कि इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अभी बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होता है, किसमें, सॉल्यूशन में। हमने कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, इसमें किसका कंसंट्रेशन हाई है, इसमें कंसंट्रेशन हाई है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट लो सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो लो होगा। ये सॉल्यूशन की बात करें। अब उस सेल में क्या होगा, सेल में इसी का अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट कैसे, सेल में क्या हो जाएगा, सेल में हाई सॉल्वेंट हो जाएगा और लो सॉल्यूट हो जाएगा सेल में। ठीक है, सेल में क्या हो गया कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई हो गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो हो गया। तो अब क्या होगा कि जो मूवमेंट होगा वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, फ्रॉम अ सेल टू सॉल्यूशन। क्योंकि वाटर में क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी कि वाटर ज़्यादा है सेल में, सेल में सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। तो ये वाटर बाहर की ओर मूव करेगा, कहाँ पे मूव करेगा, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन, जो मूवमेंट होगा वाटर का वो कहाँ होगा, सेल से सॉल्यूशन पे मूव करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल का जो सारा वाटर है वो तो बाहर की ओर मूव कर रहा है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सिंपली यही है कि आ सेल श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस सेल का जो है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। This causes the protoplast to shrink away from the cell wall known as plasmolysis.
जो प्लांट में ये जो प्रोसेस होता है हाइपोटोनिक वाली, उसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेल में क्या है, सेल में वाटर ज़्यादा है यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, इसीलिए सेल का जो वाटर है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा। और इसीलिए इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर यानी कि सेल में ज़्यादा है वाटर, जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक जस्ट इसका अपोजिट होगा। हाइपोटोनिक मीन्स क्या होगा, हाइपो यानी क्या होता है, हाइपो माने फूलना, कोई भी चीज़ हाइपो हो जाती है, इसका क्या मीन्स होता है, इसको हम कह सकते हैं फूलना, कोई चीज़ फूल रही है, यानी कि सेल यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो फूल रहा है। अ सॉल्यूशन विथ अ लोअर सॉल्यूट कंटेंट देन अ सेल यानी और अनदर सॉल्यूशन इज रिफर्ड एज हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट का कंटेंट जो है वो लो है, किसमें, सेल में लो है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन हैव हाई वाटर पोटेंशियल देन सेल। ठीक, और अब इसमें क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये रेड से ये जो रेड से है ये हमारा क्या है, ये है सॉल्वेंट रेड वाला, और ब्लू वाला है सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सेल में क्या होगा, सॉल्वेंट लो होगा, यानी कि वाटर यहाँ पे लो है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है सेल में। वहीं सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में यहाँ पे लो सॉल्यूट हो जाएगा, जस्ट इसी का अपोजिट, और यहाँ पे सॉल्वेंट हाई होगा। ठीक है, सेल के अंदर वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ, वाटर तो हाई से लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सॉरी हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो वाटर सॉल्यूशन में ज़्यादा है यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूशन में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट होगा कहाँ से, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल, सेल से सॉल्यूशन टू सेल। ठीक है, सॉल्यूशन से सेल की ओर मूवमेंट हो जाएगा, इस तरह से सारा वाटर यहाँ पे मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, और इसी को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो सेल है वो फूल जाता है। द सेल क्रिएट टर्गर प्रेशर एंड कॉल्ड एज टर्जिड सेल। अब टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सेल में वाटर जो है मूव करने लगा तो सेल जो है फूल जाएगा, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगी। क्यों, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में कोई चीज़, जैसे कि किसी में हम सपोज कि किसी पॉलीथीन में कुछ हवा भर दिया, बलून में हम हवा भरते हैं तो फूल जाता है, वो एक टाइम पे एक प्रेशर क्रिएट करने लगता है, फटने लग जाता है, फट सा जाता है। तो उसी वही जो सेल पे जब वाटर जब इसमें फिल होता है तो ये सेल जो है वो एक प्रेशर को क्रिएट करने लगता है, और उसी प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर, और ऐसे सेल को कहते हैं टर्जिड सेल। ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वाटर से सेल की ओर हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट सेल से सॉल्यूशन में हो रहा है, जिसकी वजह से सेल से वाटर रिलीज हो रहा है, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक में सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक क्या होता है कि सॉल्यूशन हैव सेम सॉल्यूट कंटेंट एज सेल और अनदर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल और सॉल्यूशन में दोनों में ही सेम कंटेंट होता है। When a cell is placed in an isotonic solution, there is no net flow of water towards the inside or outside the cell. जब आउटसाइड द सेल, जब हम एक सेल को ऐसे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं तो वहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं होता है, ना ही इनसाइड और ना ही आउटसाइड। द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड एज इट्स एक्सपीरियंस जीरो टर्गर प्रेशर। जैसे भी हमने आपको टर्गर प्रेशर बताया, तो यहाँ पे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका टर्गर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लैसिड सेल कहते हैं। यानी यहाँ पे इक्वली चीज़ें हो रही हैं, वाटर को मूवमेंट ना बाहर हो रहा है ना अंदर की ओर हो रहा है। प्लांट सेल इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन सच दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट pressed tightly against the cell wall and therefore is neither solvent or nor plasmolysed।
प्लांट सेल जो होता है वो हमेशा एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में होता है, यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइट नहीं होती, मीन्स उसमें कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, इसलिए ना ही वो ज़्यादा स्वेल होती है, ना ही वो प्लाज्मोलिट होती है। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइज्ड होती है। ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने टोनिसिटी के बारे में पढ़ा। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनिसिटी में हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। गाइज आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।